जय हिंद साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सीरीज हम लोग का चल रहा है उसी का ये अगला कड़ी है। इसमें हम लोग 3 डायमेंशन के विषय में बात करने वाले हैं आज, जिसको आप लोग त्रिविमीय ज्यामिति बोलते हैं। 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में जहाँ जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन फंसने वाले हैं, बस उसी का हम पॉइंट वाइज पॉइंट जिक्र करेंगे आज। बस उतना ही आपको जानना है जो आपके पेपर में आ जाए। इसमें एक्स्ट्रा आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बस वही चीज़ें बता रहे हैं जो आपके पेपर में फंस जाए। आपका पेपर नज़दीक है तो उस पेपर को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इस सीरीज़ को तैयार किया गया है कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको जहाँ जहाँ से पेपर में आ रहा है उसी का हम कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो उसी वीडियो का ये अगला श्रृंखला है जिसमें आज हम लोग 3 डायमेंशन का बात करने वाले हैं। 3 डायमेंशन में आपके पेपर में कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम फंसेंगे उसी का हम जिक्र करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला उसमें पार्ट्स होता है 3D का एक डायग्राम होता है, वहाँ से आपको हर साल 2 नंबर के पेपर में आपके आते हैं। जब कोई पॉइंट एक्सिस पर होता है तब क्या होता है, जब किसी प्लेन के बीच में पड़ेगा तब क्या होगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ से पेपर में आएंगे वो सारे चीज़ का हम लोग जिक्र करने वाले हैं यहाँ। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें उसका डायग्राम है 3 डायमेंशन का। आइए देखते हैं इस 3 डायमेंशनल डायग्राम को और इसमें हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा x, y और z। 3D का अभी भी डॉटेज लाइन से आप लोग मिलाइएगा। अब देखिए 3 डायमेंशन का एग्जैक्ट फिगर हो गया। अगर इसी को आप फिजिक्स में पढ़ेंगे तो x वाले पोजीशन पे z आ जाता है, z वाले पोजीशन पे y आ जाता है। लेकिन यहाँ एक और तरीका है, इससे भी आप लोग फोटो बनाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग देखने वाले हैं इससे पेपर में आपको इस डायग्राम से सिर्फ 2 नंबर के आपके पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसको आप कैसे बनाएंगे, देखते देखते आप कैसे सॉल्व कर लेंगे। 3 डायमेंशन में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फंसेगा बस उसी का हम लोग जिक्र करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, इसको आप लोग एक बार देखिए और जाके पूरा 3D का प्रॉब्लम करके आइए पेपर में। तो आइए देखते हैं 3D में कहाँ कहाँ से आपके पेपर में आने वाले हैं। अगर इसको हम A मान लेते हैं बाबू, अगर इसको B, C, D, E, F, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम लोग मान लिए तो यहाँ एक P पॉइंट लेते हैं। ये आपका P पॉइंट रहा। P पॉइंट को कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस से एक समान डिस्टेंस पे हो, मतलब इक्वली डिस्टेंस होना चाहिए। अगर x एक्सिस से आप मेजर करते हैं P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो y से भी 5 होना चाहिए और z से भी 5 होना चाहिए। तो P पॉइंट को कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि जो x एक्सिस, y एक्सिस और फाइनली z एक्सिस तीनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। एक बार और सुनिए, P पॉइंट को कुछ इस तरह से फिक्स किया जाता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों जगह से इक्वली डिस्टेंस इसका होना चाहिए। अगर x एक्सिस से 5 यूनिट है तो y एक्सिस से 5 यूनिट और z एक्सिस से 5 यूनिट होना चाहिए। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है ऑलवेज x, y, z होता है। हम यहाँ x, y, z लिखे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखे हैं, x, y, z। अब P पॉइंट को अगर रियली अगर लाइफ में इमेज करके माना जाए तो इसको कहीं स्पेस में फिक्स किया जाता है। P पॉइंट को कहाँ फिक्स किया जाता है, यहाँ तो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है डायग्राम में, लेकिन अगर इसका हम बात करें तो घर का जो कर्नर होता है उसको ले लीजिए। तो वहाँ से जो P पॉइंट का अगर रियल लाइफ में इसके अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो P पॉइंट को कहीं स्पेस में ले जाकर फिक्स किया जाता है। स्पेस में फिक्स करने के बाद क्या किया जाता है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन जब भी आपके सामने आते हैं तो आपसे यहाँ से प्रॉब्लम क्या क्या पूछ सकते हैं। आपके पेपर में पूछेगा कि आप A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, D का कोऑर्डिनेट सिर्फ पूछेगा। या कभी कभी कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा कि ये किस एक्सिस पे क्या पॉइंट है या किस प्लेन के बीच का पॉइंट है। तो यहाँ एक्सिस बने होगा तो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस 3 जगह से पूछेगा और प्लेन की बात करेगा तो भी 3 जगह से होगा। देखिए कैसे बाबू, ये आपका z और एक y प्लेन है, yz प्लेन, और ये प्लेन x और z, इसके बीच वाला जो भी डिस्टेंस होगा ये और इसको आप बोलेंगे xz प्लेन, ये वाला जो होगा आपका x और y प्लेन बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे
वाई जेड प्लेन, ऑर्डर में बोलिएगा। जेड के बाद वाई नहीं होता, वाई के बाद जेड होता है, तो इसीलिए आप लोग ऑर्डर में बोलिएगा। हमेशा इस चीज़ का आप लोग को ख्याल होना चाहिए कि ये प्लेन भी 3 तरह का होगा और एक्सिस भी 3 होगा। तो आपसे प्रॉब्लम क्या पूछेगा कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। अगर इस सब के बीच का डिस्टेंस हम ए स्मॉल ए या जो भी आप चाहें तो मान सकते हैं, सब जगह इक्वल होगा यहाँ। अगर ए पॉइंट की हम बात करें, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, सबके बीच का डिस्टेंस हम लोग लेट ए मान लेते हैं, छोटा ए, यहाँ से यहाँ भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सब इक्वल होगा, यहाँ सब इक्वल होगा। तो अगर ए मान लेते हैं स्मॉल ए, तो यहाँ से अगर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो ए किस एक्सिस पे है बाबू? जेड एक्सिस पे है। तो जिस अगर किसी एक्सिस पर पॉइंट है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का वैल्यू होगा, दो जो बच गया उसका रेस्ट जो बच गया उसका वैल्यू 0,0 होगा। यानी अगर हम बात करें कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बताइए, तो ए पॉइंट किस एक्सिस पे है? जेड पे है। तो पहले एक्स आता है, उसके बाद वाई आता है, उसके बाद जेड आता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर किसी एक्सिस पर होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी का पॉइंट वैल्यू होगा, बाकी दो 0 होगा। तो यहाँ जेड पे है तो एक्स भी 0, वाई भी 0 और सबके बीच का डिस्टेंस हम लोग माने हैं क्या? ए। तो ए लिख दीजिएगा। अगर हम बी पॉइंट की बात करें, यहाँ आप चाहे तो 0,0, अगर ए नहीं लेट किए होते तो जेड भी लिख सकते थे आप, ठीक है। अगर बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट कौन सा प्लेन के बीच में पड़ रहा है बाबू? वाई और जेड प्लेन के बीच में पड़ रहा है। तो जिस प्लेन के बीच में पड़ेगा उस दो का वैल्यू होगा, तीसरा 0 होता है। तो वाई बी पॉइंट की अगर बात करते हैं, बी वाई और जेड प्लेन के बीच का पॉइंट है, किसी एक्सिस पे नहीं ना है, ये तो बीच वाला पॉइंट है वाई और जेड का। तो किसके किसके बीच का पॉइंट है? वाई और जेड का। तो उसमें नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? एक्स। तो पहले एक्स लिखिए, वो 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू होगा और जेड का भी वैल्यू होगा। अगर किसी प्लेन के बीच में पड़ता है तो जिस प्लेन के बीच में पड़ेगा उस दो का पॉइंट होगा और तीसरा 0 होगा। अगर हम बात करें आपको सी पॉइंट के लिए, तो सी पॉइंट आपका किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। सी पॉइंट किस पे है? वाई पर। तो किसी एक्सिस पर अगर पड़ जाए तो सिर्फ और सिर्फ वही होगा, तो यानी एक्स भी यहाँ 0 होगा, वाई का होगा और जेड 0 हो जाएगा। वही अगर डी पॉइंट की हम बात करें तो डी पॉइंट किस एक्सिस के किस प्लेन के बीच में पड़ रहा है बाबू? एक्स और वाई प्लेन। एक्स और वाई प्लेन, तो कौन सा एक प्लेन नहीं पड़ रहा है इसमें? जेड। तो एक्स और वाई का वैल्यू होगा और जेड 0 हो जाएगा। यानी यहाँ आपका वैल्यू हो जाएगा, एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते थे ऐसे भी। अगर ये लेट ए नहीं कीजिएगा तो ए बराबर एक इस तरह से 0,0, जेड लिख सकते हैं। अगर बी पॉइंट की बात करें तो 0, बी पॉइंट है आपको वाई और जेड प्लेन के बीच में, तो वाई का भी वैल्यू हो जाएगा और जेड का भी वैल्यू हो जाएगा। अगर सी पॉइंट की बात करें तो सी वाई एक्सिस पे है तो सिर्फ उसी का वैल्यू होगा, शेष 2 0। अगर डी पॉइंट की बात करें तो डी किस प्लेन के बीच में है? एक्स और वाई। तो एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड 0 हो जाएगा। अगर अब आते हैं हम लोग ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट किस एक्सिस के बीच में है बाबू? किसी एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्स एक्सिस पे है। तो जब किसी एक्सिस पर होगा तो उसका वैल्यू होगा, यानी एक्स हो जाएगा यहाँ 1,0,0। अगर किसी एक्सिस पर पड़ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उसी का वैल्यू होगा, 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर पड़ा है, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया और शेष 2 0। तो यानी आपको x,0,0 इस तरह से भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। अब आते हैं एफ पॉइंट पे। तो एफ पॉइंट कहाँ पड़ेगा बाबू? एफ पॉइंट इक्वल का साइन नहीं दिया जाता है। एफ पॉइंट कहाँ पड़ेगा? एफ पॉइंट आपको पड़ रहा है एक्स और जेड प्लेन के बीच में, एक्स और जेड प्लेन के बीच में पड़ रहा है। एक्स और जेड के जब बीच में पड़ रहा है तो एक्स का भी वैल्यू होगा और जेड का, और नहीं कौन दिखाई पड़ रहा है आपको? वाई। तो एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई नहीं दिख रहा है तो वो 0 हो गया और जेड का भी वैल्यू होगा। यानी कुछ इस तरह से एक्स वाई जेड, ठीक है बाबू, समझ गए। अगर किसी एक्सिस पर पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक उसी का वैल्यू होगा और शेष 2 का 0। तो आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ से फंसेगा? इस तरह से कर देगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट बताइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वैल्यू आप बताइए। तो एक्स एक्सिस पर है यानी तो एक्स का वैल्यू होगा, शेष 2 का क्या लिखिएगा? 0, x,0,0।
ऐसे ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि x कमा, ऐसे दे देगा x कमा 0 कमा 0, ये किस एक्सिस पे है पॉइंट, आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव ये डाटा देके। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि x एक्सिस का पॉइंट है, चूँकि 2 0 है। और कभी कभी इस तरह से प्रॉब्लम पूछेगा, प्रॉब्लम कैसे पूछेगा, जैसे x कमा y कमा 0 ये किस प्लेन में पड़ रहा है, तो जिस जो प्लेन आपको दिखाई दे रहा है उसी यानी एक्स वाई प्लेन का ये पार्ट्स है। तो यहाँ से प्रॉब्लम आपको यहाँ से जहाँ से बनने वाले हैं इसका हम लोग जिक्र करें। ये डायग्राम से हर ईयर में आपके पेपर में छपता है, पेपर में 2 नंबर का आपके पेपर में हर साल आता है। 5 मिनट का वीडियो देखिएगा, 2 नंबर आसानी से करके आ जाइएगा। एक बार और सुन लीजिए, अगर किसी एक्सिस पर पॉइंट पड़ रहा है तो उसका वैल्यू होगा शेष 2 का 0 होगा। अगर किसी एक्सिस के बीच में पड़ रहा है यानी किसी प्लेन के बीच में पड़ रहा है तो जिस प्लेन के बीच में पड़ रहा है उस प्लेन का वैल्यू होगा, और जो गायब है उस प्लेन से जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका वैल्यू 0। जैसे यहाँ बात करें हम, एक बार और देख लीजिए, अगर डी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तो डी पॉइंट किस प्लेन के बीच में पड़ रहा है, एक्स और वाई प्लेन, यानी जेड यहाँ गायब है तो एक्स की भी होगा, वाई भी होगा और जेड 0 हो जाएगा। अगर ई पॉइंट की बात करें तो ई तो एक्स एक्सिस पर है तो सिर्फ एक इसी का वैल्यू होगा, शेष 2 0 होगा। जिस एक्सिस पर होगा तो उसका वैल्यू होगा 2 0, किसी प्लेन के बीच में होगा तो 2 प्लेन का वैल्यू 0, सॉरी एक प्लेन का वैल्यू 0 होगा, 2 का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़। और एक इसमें पॉइंट फंसता है आप लोग के पेपर में, तो अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ठीक है बाबू, अगर 2i + 3j + 4k ऐसे दिया है, अकार है इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए। कोई वेक्टर a = दे दें, कोई वेक्टर दिया है, इसका कह रहा है डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो डायरेक्शन रेशियो बताने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि आई जे के कोफिशिएंट को हटा दिया जाता है। लीजिए अब यहाँ आई जे और के, तो आई का कोफिशिएंट 2 है, जे का कोफिशिएंट 3 है, 4 का कोफिशिएंट, और इस वेक्टर से आई जे के हटा देंगे तो ये डायरेक्शन रेशियो में चेंज हो गया। यही दे देगा, कहेगा इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए, क्या होगा, तो 2 3 4 होगा। अब कभी कभी क्या होगा कि 2 पॉइंट दे देगा, ए बराबर दे देगा आपको 2 3 4 और बी बराबर दे देगा 1 2 3, ऐसे कुछ दे दिया, कह रहा है इसका डायरेक्शन रेशियो बताइए। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या किया जाता है बाबू, अगर 2 पॉइंट मालूम है आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो क्या कीजिएगा, पहले जो आखिरी में आ रहा है उससे और पहले वाला माइनस कर लें। वो ऐसे लगा देना, वो का कोई मीनिंग नहीं है, बी माइनस ए भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी आपको 1 में से 2 जाएगा -1 हो गया, 2 में से 3 जाएगा -1 हो जाएगा, 3 में से 4 जाएगा माइनस, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। जो आखिरी में आएगा दोनों को माइनस कर लीजिएगा, वही आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। अगर सीधा भी माइनस करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्शन रेशियो को समझिए, कोई वेक्टर दिया है, उस वेक्टर से आई जे और के को हटा देंगे तो जो आपको कोमा के फॉर्म में बचेगा यानी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, वही डायरेक्शन रेशियो होता है। अगर 2 पॉइंट दिया है, अगर उसका डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है तो b - 1 कर दीजिएगा, वही डायरेक्शन रेशियो का काम करता है। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन पे। इस तरह से पेपर में आपके आ जाते हैं कभी कभी, 2 पॉइंट दिया, इसका कहेगा डायरेक्शन रेशियो बताइए, तो दोनों को माइनस कर दीजिएगा। अगर सीधा भी माइनस कीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे आमतौर पर ऐसा माना जाता है जो आखिरी में उसको पहले लिखा जाता है, जो पहले है उसको बाद में लिखा जाता है। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो हो गया, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जरा से इसको देख लेते हैं ध्यान से। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ठीक है बाबू, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि एल एम एंड एन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। एल एम एंड एन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। एन डायरेक्शन कोसाइन का नोटेशन एल एम और एन से किया जाता है। इसका हम डीपली नहीं जा रहे हैं, जहाँ से पेपर में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं बस उसी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन का नोटेशन किस लेटर से करते हैं, एल से, एम से और एन से, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन जब भी होगा तो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं निकलेगा। तो इसमें आप लोग को एक जानना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। और डायरेक्शन कोसाइन कहने से ही समझ रहे हैं कि एल का वैल्यू होता है कॉस अल्फा, एम का वैल्यू कॉस बीटा और एन का वैल्यू कॉस गामा। इसी से आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। एल एम
एन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजकल टू 1 होता है। इसको डायरेक्ट कई बार आपके पेपर में छपा हुआ है ये कई बार आपके पेपर में आया है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजकल टू 1 होता है। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, एम बराबर होता है कॉस बीटा और एन बराबर होता है कॉस गामा। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि एल का वैल्यू क्या होता है कॉस अल्फा, एम का वैल्यू कॉस बीटा और एन का वैल्यू कॉस गामा। तो कभी कभी इतना इजकल टू पूछ देगा क्या होगा, या कभी कभी ये भी आपको दे देगा। और कभी कभी क्या करता है आपके पेपर में कि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देगा। चेंज क्या करेगा उस चीज़ को देखिए, कहेगा कि प्रूफ कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ऐसे दे देगा। तो अभी हमको मालूम है कि जो भी आप कंडीशन अप्लाई करेंगे टोटली आपको किस फॉर्म में होगा, कॉस के ही फॉर्म में होगा, यानी कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉस क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। अब देखिए 2 3 हो जाएगा, अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा होगा। ठीक है बाबू। अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इतना इक्वल टू दे दें तो सबसे पहले किस में बदल लेंगे आप, कॉस में। ये आपके पेपर में क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से। या कभी कभी क्या दे देता है पार्ट वाइज आप लोग के एग्जाम के पहले तक बस वही चीज़ें आपको लेके आ रहे हैं जो आपके पेपर में आने वाला है। ऐसा नहीं कि फालतू की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो भी है आपके पेपर में आ जाएगा उसी का जिक्र करेंगे। छोटा छोटा पार्ट वाइज वीडियो है, उसको आप लोग देखते रहिए, तो वैसे आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कि एक लाइन है, उस लाइन के सहारे एक बार π/2 का एंगल बन रहा है, कहेगा इफ ए लाइन मेक एन एंगल π/2 π/3 और π/6, इस तरह से 3 एंगल दे देगा। तब कहेगा कि आप वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तब उसका वैल्यू, तब कहेगा डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा। ठीक है बाबू। तो हम लोग को मालूम है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है π/2, वाई एक्सिस के साथ अगर कोई एंगल बन रहा है π/3 और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बन रहा है π/6, तो एल बराबर क्या होता है कॉस अल्फा होता है ना, एल बराबर कॉस अल्फा होता है। तो एल का मान यहाँ आपको दिया गया है, इसका डायरेक्शन कौन सा, मतलब अल्फा एंगल दिया है π/2, तो cos 90 का वैल्यू 0। तो m बराबर cos बीटा होता है, तो बीटा का वैल्यू दिया है आपको cos π/3 1/2। n बराबर cos गामा का वैल्यू दिया है π/6 √3/2। तो यही आपका रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन 0, 1/2, √3/2। ये आपका इस तरह से पेपर में आएगा। एक अल्फा बीटा और गामा दिया, एंगल दिया, कर इसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि 2 को कहेगा इक्वल है, तो अल्फा की जगह वही, बीटा की जगह तीसरा कहेगा फाइंड आउट कीजिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग के पेपर में आता है। तो आप खूब अच्छे से ध्यान से, छोटा टॉपिक हो, यहाँ से आपका 2 से 3 नंबर आसानी से क्लियर होगा। 10 मिनट का वीडियो देखिएगा, 10 से 15 मिनट, और 2 से 4 नंबर आसानी से लेकर चले आइएगा आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पेपर से पहले तक। वही जैसे ही आपका पेपर क्लियर होता है उसके बाद हम NCERT का सोल्यूशन चैप्टर बाई चैप्टर आपको इस चैनल से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। जो लोग हमारे पास तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो लोग इस वीडियो के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।